हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, अनुच्छेद 13 की, जो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, कि ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं या उसको डेरोगेट करते हैं, उसका अल्पीकरण करते हैं, उनको कम करते हैं, तो उन कानूनों का क्या होगा। इसके लिए एक चीज समझें, जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो यहां पर हमें यह देखना है कि जो संविधान के लागू होने से पहले की जो विधियां थी, अगर जो वो विधियां मौलिक अधिकारों से असंगत है या उनको कम करती हैं, तो ऐसे कानूनों का क्या होगा। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को मौलिक अधिकार मिले, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले। उससे पहले भारत के लोगों को, यानी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो आर्टिकल 13 यह बताता है कि जो ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने हैं और वो भारत में लागू हैं, अगर जो अब वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रहे हैं, तो उन कानूनों का क्या होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1। इसमें कहा कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान के प्रारंभ से यानी कि 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां, कि भारत के राज्य क्षेत्र में लागू जितने भी कानून थे उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू ऐसे जितने भी कानून होंगे जो भाग 3, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों के विषय में प्रावधान करता है कि वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो वो जहां तक असंगत हैं वहां तक वो शून्य होंगे, वॉइड होंगे। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 ने कहा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी कि यहां पर स्टेट को पूरी तरह से रोक दिया कि जो 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून हैं वो जो है संविधान को लागू होने के बाद वो शून्य हो जाएंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले वो वैध रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी कि स्टेट को पूरी तरीके से रोक दिया कि जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनते हो या कम करते हो, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 में यह कह दिया कि अब संविधान लागू हो गया कि अब राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको क्या करता है कि भैया उनको कम करता हो या उनको छीनता हो। और अगर जो ऐसा कोई कानून बना दिया तो वो कानून क्या होगा, शून्य होगा। जब हमने अनुच्छेद 13 उप अनुच्छेद 1 और उप अनुच्छेद 2 को देखा तो हमें पता चला कि अनुच्छेद 13(1) जो कहता है कि संविधान पूर्व विधियों की बात करता है, यानी कि संविधान को लागू होने से पहले जो कानून थे, अगर जो वो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वो संविधान लागू होने से, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन से शून्य होंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले उनका प्रभाव ऐसे ही बना रहेगा, वो वैध होंगे। और अनुच्छेद 13(2) ने कह दिया, इसने बात करा संविधान के लागू होने के बाद की, कि अब राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर जो ऐसा कानून बना दिया तो जहां तक मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है वहां तक वो शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसी तरीके से दोनों में हमने देखा तो यह कानून की बात की गई है। अब कानून के अंदर क्या क्या आएगा, तो अनुच्छेद 13 उप अनुच्छेद 3 ने विधि को बताया और कह दिया भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला, यानी कि कोई भी ऐसा अध्यादेश जो विधि का बल रखता है, कोई भी आदेश, कोई भी उपविधि, कोई भी नियम, कोई भी विनियम, कोई भी अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, अगर जो इनमें से कुछ भी है जो कानून का बल रखते हैं, अगर जो वो मौलिक अधिकारों को छीनते हैं, मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, तो ये सारी चीजें भी वॉइड हो जाएंगी। यानी कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश आता है, आदेश आता है, उपविधि आती है, नियम आता है, विनियम।
विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा आते हैं, अगर ये भी मौलिक अधिकारों का असंगत है या मौलिक अधिकारों को छीनते हैं या कम करते हैं तो ये भी शून्य हो जाएंगे। अब जब हम बात करें विधि की, तो जनरली कानून दो तरह से बनता है। एक कानून बनाती है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, अपनी लेजिस्लेटिव पावर को यूज करते हुए, अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, और एक कानून बनाती है अपनी संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए। सपोज करो आज से पहले कोई कानून नहीं है, विधायिका को कोई नया कानून बनाना, तो विधायिका अपनी लेजिस्लेटिव पावर को यूज करेगी और कानून बना देगी। लेकिन एक कानून ऐसा है कि जो पहले से ही मौजूद है लेकिन उसमें कोई बदलाव करा, अमेंडमेंट करा, तो दो तरह से कानून बनाए जाते हैं। एक तो अपनी साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करके, और दूसरा बनता है अपनी संविधान संशोधन शक्ति का प्रयोग करके। तो इसमें सवाल यह हुआ कि विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है, क्या वो विधि आएगी? लेजिस्लेचर ने अपनी विधायी प्रक्रिया, साधारण विधायी प्रक्रिया का प्रयोग करके जो कानून बनाया है, क्या वो आएगा, या वो कानून भी आएगा जिसको लेजिस्लेचर अपनी अमेंडमेंट पावर को यूज करके कानून बनाता? तो एक केस आया हमारे सामने, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सवाल यह पैदा हुआ कि जो आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 है, इसमें जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विधि शब्द के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? देखिए, विधि दो तरह से बनती है। एक तो विधायिका अपनी साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए विधि बनाती है, एक अपना संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए विधि बनाती है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के केस में यह कहा गया कि विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन बनाई गई विधि नहीं आती, यानी कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत सिर्फ वो विधि आएगी जो संसद ने अपनी साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई है। अगर जो संसद ने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी विधान संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर जो कोई कानून बनाया है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965 का केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को फॉलो करा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के केस में जो कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आती, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में कहा। इसके बाद एक केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में जो डिसीजन दिया था इसको ओवररूल कर दिया, और गोलकनाथ के केस में यह कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है, विधि शब्द के अंतर्गत दोनों प्रकार की विधि आती है, चाहे तो संसद ने अपनी साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बनाया हो या संशोधन शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बनाया हो। इनमें से कोई सी भी विधि है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो विधि शून्य होगी। जब गोलकनाथ का ये वाला केस आया, इसके बाद गोलकनाथ के प्रभाव को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लेकर आए 1971 में, और 24वां संविधान संशोधन लाने के बाद गोलकनाथ के डिसीजन के इफेक्ट को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 में उप अनुच्छेद 4 जोड़ा, और इसमें यह कहा कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यानी कि क्लोज जोड़कर यह कह दिया कि जो संविधान संशोधन की शक्ति को प्रयोग करते हुए संसद ने जो कानून बनाया है वो अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत जो है नहीं आता। इसके बाद जो ये 24वां संविधान संशोधन आया, इसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक डिक्लेयर किया और यह कहा कि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे तो यहां से ही हमारे सामने एक सिद्धांत आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या है? जैसा हमने आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 को देखा और उसमें यह कहा कि संविधान के लागू होने से पहले जितने भी कानून हैं, अगर जो वो मौलिक अधिकारों का से असंगत हैं तो वो शून्य हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि क्या जो संविधान के लागू होने पर जो कानून शून्य हो गए हैं या निष्प्रभावी हो गए हैं,
क्या उन्हें दोबारा से प्रभावी किया जा सकता है? क्या उन कानूनों को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सर्वोच्च न्यायालय ने आंसर दिया भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत जो है वो किस वाद में प्रतिपादित किया गया? भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब ये आच्छादन का सिद्धांत है क्या? देखो, अगर जो संविधान लागू हुआ, कोई विधि ऐसी थी कि जो संविधान लागू होने पर मौलिक अधिकारों से असंगत लगी, इसके लिए वो निष्प्रभावी हो गई। लेकिन आगे चल के अगर जो उस कानून की आवश्यकता महसूस होती है और हमने दोबारा से अब लगा कि वो कानून सही है और उस कानून को हम दोबारा से ले आए, तो इसका मतलब ये नहीं है ऐसा कोई भी कानून जो अनुच्छेद 13(1) से की वजह से मौलिक अधिकारों से आच्छादित हो गया था तो वो कानून जो है खत्म हो गया। ये कानून खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस कानून पर आच्छादन लग गया था और आज आच्छादन, आज ग्रहण हटा और ये कानून दोबारा से पुनर्जीवित हो गया। इसी तरीके से अनुच्छेद 13 में आप दूसरा सिद्धांत पढ़ोगे जिसका नाम है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो ये जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, ये है क्या? मान लो कोई कानून बना और कानून जो है उस कानून का कुछ भाग वैध है और कुछ भाग अवैध है। अगर जो वैध भाग को अवैध भाग से अलग किया जा सकता है, यानी कि कोई कानून बना, जब भी कोई कानून बनेगा उस कानून का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इस कानून का कुछ भाग वैध है और कुछ भाग अवैध है। और कानून ऐसा है कि वैध भाग को अवैध भाग से अलग किया जा सकता है। तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि अगर क्या वैध भाग को अवैध भाग से अलग करने पर कानून का उद्देश्य बचा रहता है। अगर जो कानून का उद्देश्य बचा रहता है तो अवैध भाग को हटा दो और वैध भाग को ऐसे ही चलाओ। यह है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। सपोज करो ये हाथ है, एक अंगुली में गैंग्रीन हो जाए और अगर जो एक उंगली को काटकर पूरे हाथ को बचाया जा सकता है तो पूरे हाथ को बचा लो, और अगर जो नहीं बचाया जा सकता तो पूरे हाथ को काट दो। अगर जो अवैध भाग को वैध भाग से अलग किया जा सकता है तो अलग कर लो, वैध भाग सही रहेगा, अवैध भाग जो है वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर जो ऐसा लगता है कि वैध भाग अवैध भाग से अलग नहीं हो सकता, अवैध भाग जो वैध भाग से अलग नहीं हो सकता, और अगर जो अलग करा कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में पूरे कानून को ही खत्म कर दो। और दूसरा सिद्धांत आता है अधित्याग का सिद्धांत। तो सवाल पैदा यह हुआ कि क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार तो हमें राज्य के विरुद्ध मिले हैं, तो दो केस हमारे सामने आए, बहराम खुर्शीद बनाम मुंबई राज्य, और दूसरा केस था बशीर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर जो है, अधित्याग का सिद्धांत जो है, जो ये भारत में लागू नहीं होता, इसलिए कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकता। इसी के साथ याद रखना, जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू जो है, ये भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत है। और जुडिशियल रिव्यू है क्या? आप जैसा जानते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना। अगर जो विधायिका ने कोई कानून बनाया और वो कानून ऐसा लगता है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है ये कानून संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में जब न्यायपालिका इस कानून की वैधता को चेक करती है और ये देखती है कि जो कानून बनाया है क्या ये संविधान के अनुसार है या संविधान के अनुसार नहीं है, तो इसको न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे कानून को जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के असंगत है, तो ऐसे कानूनों को जो है शून्य घोषित कर देता है। ये हमने आज अनुच्छेद 13 का संक्षिप्त परिचय देखा और हमने खास तौर से ये देखा कि वो कौन कौन से बिंदु हैं अनुच्छेद 13 के जो परीक्षा के लिहाज से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से निरंतर हमारी वीडियोस आती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।